नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में सत्ता के लिए रस्साकशी उफान पर है। हाल ये है कि जिला अध्यक्ष पद के चुनावों में पैसे के दुरुपयोग की खबरें अब आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25 से 25 लाख तक के वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं कि उन्हें किसी माफिया ने नोट देने के लिए जबरदस्ती ये नोट दे दिए। उधर 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। वो उन जिलों में भी बन गए हैं जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और उन जिलों में भी जहां सिर्फ 12% वोट मिले हैं। इस दिलचस्प चुनाव पर हमारे सहयोगी कमाल खान की खास रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव में माहौल बहुत गर्म है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों का एक एक वोट 25 से 50 लाख में खरीदा जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख चुनने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वोट 25,000 से 1.5 लाख में। घूस के नोटों की गड्डियां लेके दर्जन भर लोग गाजीपुर में पुलिस कप्तान के पास पहुंच गए। कहते हैं कि एक उम्मीदवार ने उन्हें मिठाई भिजवाई। जब डिब्बा खोला तो नोटों की गड्डियां निकली। लोगों ने सवाल किया कि भैया ये पैसा में कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वोट के लिए पैसा वोट 100 दे दिया और नहीं तो उनका फिर पूरा ना हुई। इस बार भी हम निर्विरोध होंगे, कोई हमारे सामने टिकेगा नहीं, जो टिकेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ब्लॉक प्रमुख के एक वोटर तो सो रहे थे। सोकर उठे तो देखा कि सांता क्लॉज की तरह कोई उनके सिरहाने मिठाई के डिब्बे में लाख लाख की गड्डी रख गया है। मैंने नहीं मांगा था जी। हाँ, और बीडीसी वाले पता कर लीजिए, हम घर पे बीमार थे, हमारे मूड़ी के मतलब पास में रखे, मैं पैसा दे रहा था, नहीं लिए पैसा और उसके बाद चले गए। जब दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहे हैं। चित्रकूट के मानिकपुर में तो बीडीसी मेंबर गिरिजा देवी पुलिस को लिखा गया खत मीडिया को दिखा रही हैं। एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने दावा किया है कि उसने उनका वोट खरीदने के लिए उन्हें 5 लाख भेज दिए हैं, लेकिन गिरिजा देवी का दावा है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार मिले। वो कहे कि का कहती मैं तुमको 5,000 रुपया 5 लाख दिया है, कि मैं हमको 1 रुपया नहीं दिया, न हमसे का कहती लेन देन भाई, तो जबरदस्ती का क्लेम लगाए। अब तक 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इनमें एक सपा का और 21 बीजेपी के हैं। तमाम जिलों में बहुत कम सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। बीजेपी को गोरखपुर में 68 में 20, गोंडा में 65 में 17, वाराणसी में 40 में 8, बुलंदशहर में 52 में 10, आगरा में 51 में 18, बहराइच में 63 में 14, शाहजहांपुर में 47 में 9 और सहारनपुर में 49 में 14 सीटें मिली। लेकिन ये सारी सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत गई। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के नॉमिनेशन के दिन कुछ यूं नज़ारा था। सपा का उम्मीदवार पहले गायब हो गया, फिर जिसे दोबारा बनाया गया, सपा कहती है कि उसे नॉमिनेशन नहीं करने दिया। गोरखपुर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होकर के काम कर रहा है। हम लोगों को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, हम लोगों को 3 घंटा गेट पर रोकने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ पैसे और पावर का चुनाव बन के रह गया है। लोकतंत्र का सबसे विकृत रूप इसमें देखने को मिलता है। क्या इस शक्ल में इसे आगे भी जारी रहना चाहिए? गाजीपुर में सुनील, चित्रकूट में परवेज, गोरखपुर में सलीम, लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, जो ये पूरी रिपोर्ट आई है वाकई में बेहद चिंताजनक है और एक बार फिर ये साफ हो गया कि पैसे का किस तरह खुला प्रयोग हो रहा है, अगर ये जो आरोप सामने लग रहे हैं, और इससे दबाव कितना बना जब नतीजे आए, उस पर इसका असर भी देखा। देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे विकृत रूप इसमें देखने को मिलता है। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थी, उनके कार्यकाल में आरोप लगता था कि वो पुलिस को भेज करके मेंबर्स को अगवा करा लेते हैं वो लोग जिनसे वोट हासिल करना पड़ता है। इस बार समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के जरिए उनके जो नॉमिनेशन करने वाले उनको अगवा करा दिया गया है, जिससे कि वो ना कर नहीं पाए और उनका कैंडिडेट निर्विरोध। कई जगह ऐसा देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था
वो ऐन वक्त पे बैठ के, या जाहिर सी बात है क्यों बैठ जाएगा, आरोप ये लगती है कि वो पैसा दूसरे पार्टी से, सत्ताधारी दल से लेके बैठ गया, गायब हो गया। दूसरे उम्मीदवार को भेजा गया, वो नॉमिनेशन नहीं होगा। बहुत जगह विपक्ष के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के नॉमिनेशन करने के लिए वो पहुंचे नहीं है। बहुत जगह वोट जो उनके मेंबर्स आए जिनको जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट देना था, वो अचानक लापता हो गए, पार्टी के लोगों को मिले ही नहीं। तो पैसे का जो सबसे विस्तृत रूप, दलित रूप दिखता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, वो इसी में दिखता है और इसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत लंबी अरसे से ये चला आ रहा है। एक सरकार में हमने देखा था कि जो सदस्य हैं, जो वोट देते हैं, उनको पार्टी के लोग दौड़ा रहे हैं और वो खेतों में भागते चले जा रहे हैं। तो ये हालात बिल्कुल कमाल। और यही बात समझ में अब देखना होगा कि पुलिस जो ये पैसा आया है कहाँ से आया, क्या ये कुछ साफ हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जो आपने रिपोर्ट भेजी। और देश की बात में अब अगली जो आज की बड़ी खबर रही है वो है महंगाई। पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल के दाम बढ़े हैं और सबके बीच अब दूध और गैस भी महंगी हो गई है। आज से देश की जो सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड है अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। आज अहमदाबाद में अमूल गोल्ड 58 रुपये प्रति लीटर, अमूल ताज़ा 46 रुपये प्रति लीटर और अमूल शक्ति 52 रुपये प्रति लीटर हो गया। अमूल की तरफ से कहा गया है कि पिछले 18 महीनों के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ये भी कहा गया कि दाम इसलिए बढ़ाने पड़े क्योंकि ऊर्जा, पैकेजिंग, संचालन इत्यादि में दाम बढ़ गए हैं। तो अब खाना बनाना भी अब महंगा हो गया है। LPG सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर दिल्ली से मुंबई में आपको बता दें 834 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर है और चेन्नई में ये सबसे ज़्यादा कीमत पर 850 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर दाम पर बिक रहे हैं। तो पिछले 6 महीनों में रसोई गैस 140 रुपये महंगी हो गई है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। 38 साल के रवि दिल्ली में छोले कुलचे की रेडी लगाकर अपना पेट पालते हैं। वो खुद भी गरीब हैं और इनकी रेडी पर खाने भी गरीब आदमी आता है। रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों ने इनकी कमर तोड़ रखी है। रवि बताते हैं कि महंगाई, खासकर खाने के तेल में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से उन्हें रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेल महंगा हो गया, ठीक है ना, और आपका गैस सिलेंडर महंगा हो गया, LPG महंगी हो गई है, मसाले महंगे हो गए हैं और हमारे पास जो खाना खाने आते थे इस टाइम वो परेशान है बेचारे लोग, उधार खाते हैं खाना, पैसे नहीं है। बहुत लोग तो बेचारे ऐसे मांगते हैं जैसे खाने को है ही नहीं उनको बेचारे के पास। रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 25.5 रुपए की बढ़त से देश भर में लोगों का बजट बिगड़ गया है। यही हालात पूरे देश भर में है, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को जो पेंशन के आसरे हैं। भोपाल में चांदनी माथुर के पति रिटायर्ड डॉक्टर हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। पेंशन के पैसों का 15% तो दवाओं में खर्च हो रहा है। खर्च बढ़ता जा रहा है। आमदनी जस की तस, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बचत का तो सवाल ही नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल, दवाइयाँ, सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप नाम लीजिए उस चीज़ का और वो चीज़ महंगी है। और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं, मतलब बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चला जा रहा है। फल वगैरह खाते थे, पर आज की तारीख में आप एप्पल ला नहीं सकते। 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो का एप्पल लाएंगे कहाँ से? नहीं लाते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश के कई हिस्सों में सैकड़ा पार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से तेल, साबुन, मंजन, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। अमूल ने भी गुरुवार से दूध में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। पिछले 1 महीने में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दामों में 12 से 50% की वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों में 30 से 42% की बढ़ोतरी हुई है। नहाने के साबुन के दाम 8 से 10% बढ़े हैं। वॉशिंग पाउडर के दाम 5 से 10% बढ़े हैं। शैम्पू के दामों में भी 8 से 16% की वृद्धि हुई है। मुंबई सहित कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा और सामान खरीदना
आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर होता जाएगा। आम जनता गरीबी से बिलबिला रही है, नौकरियां हैं नहीं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तेल साबुन मंजन से लेकर के हर चीज़ जिसकी रोज़मर्रा की आवश्यकता है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन इन मजदूर, गरीब, आम लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई है? विपक्ष कहीं नज़र आता है आपको प्रदर्शन करता हुआ, सड़कों पर गिरफ्तारी देता हुआ? तो सरकार कहाँ से सुनेगी? विपक्ष का भी विरोध सिर्फ फेसबुक और कुछ ट्वीट्स तक ही सिमट कर रह गया है। सहयोगी जेवर थॉमस के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो पिछले कुछ महीनों से खाने पीने के सामान के दाम लगातार बढ़े हैं। रसोई गैस और दूध के दामों की जो बढ़ोतरी है उसी क्रम में ही है। लेकिन जब ये दाम बढ़ रहे हैं तभी देश के गरीब तबके की आमदनी में कोरोना की वजह से भारी कमी आई है। और देखेंगे हम, ये लखनऊ से एक रिपोर्ट आई है किस तरह से किसी के घर के चूल्हे चौके पर किस तरह से असर पड़ता है, वो अपने आप में ये रिपोर्ट सामने आती है। आलोक पांडे की ये रिपोर्ट है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई में आलू की सब्जी और चावल। 28 साल के अनवर हुसैन और उनकी 25 साल की पत्नी मनु वारा के लिए खाने का बस यही सहारा है। ये लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक झुग्गी बस्ती वाले इलाके में रहते हैं। अनवर जेवर बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो नियमित नहीं है और 8,000 रुपए प्रति माह तक कमा पाते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का और एक 3 साल का, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए दूध मुहैया करा पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कटौती करना पड़ा, मजबूरी था। देखिए, पहले हम लोग बहुत सारे आइटम खाते थे, जैसे दाल खाते थे 15 दिन लगातार, मछली भी कभी कभी खा लेते थे। आजकल आलू उबला हुआ है, इसे चावल के साथ हमें खाना है। इसका भी कारण महंगाई है। इसी तरह अगर महंगाई चलता रहेगा तो हमारे लिए दिक्कत है। आपके दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बहुत छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। आप मुझे बता रही थी आप एक दिन आधे लीटर दूध में चला रही हैं, कैसे चला रही हैं और बच्चों को क्यों नहीं दूध पिला पा रही? महंगाई ज़्यादा है इसलिए महंगे। पहले रोज़ रात में दूध पिलाते थे बच्चे को, अब नहीं पिला पाते। अब सिर्फ सुबह दूध पिलाते हैं, चाय बनाते। घर के लिए सामान मनु वारा ही खरीदती हैं। उनका कहना है कि खाने के तेल की कीमत पिछले 3 महीनों में ही 125 रुपए प्रति लीटर से 180 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। पहले 25 किलो चावल 700 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए 900 रुपए देने पड़ रहे हैं। 14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में 1 साल में 300 रुपए की बढ़त हुई है। ये लोग असम के रहने वाले हैं और सस्ते राशन के लिए इनके पास लखनऊ में राशन कार्ड नहीं है। चाहे वो बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हों या वो लोग हों जो झुग्गियों में रहते हैं, किसी भी चीज़ का अगर दाम बढ़ता है तो वो सबको इफेक्ट करता है। लेकिन जो यहाँ गरीब लोग हैं, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं, उनके लिए दूध का दाम, तेल का दाम, इस तरह की चीज़ें जब बढ़ती हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और यही उम्मीद ये लोग सरकार से कर रहे हैं कि थोड़े से दाम घटेंगे जिससे इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो महंगाई की परेशानियों के साथ उत्तर भारत में मौसम की मार भी बहुत है। गर्मी इतनी है कि हीट वेव की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव के हालात रह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज लगातार तीसरे दिन भीषण गर्मी रही। अधिकतम तापमान औसत से 60 डिग्री तक ज्यादा रहा। एक रिपोर्ट। दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा चढ़ा हुआ है, बारिश का कहीं अता पता नहीं है। निर्माण के काम में मजदूरी कर रही 25 साल की अनीता की परेशानियां मौसम ने और बढ़ा दी है। बहुत परेशानी है, तबे तक भैया काम कर रहे हैं, अपने पेटे के लिए तमने का काम कर रहे हैं। क्या करें, और बच्चे छोटी छोटी लेके काम कर रहे हैं
और सारा दिन 1 बजे लंच होता है, फिर 2 बजे से लग जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो गर्मी की वजह से क्या काम करने की आपकी क्षमता में थोड़ी कमी आई है, मतलब काम कम नहीं, कमी तो आई है बहुत, तो क्या करें, थक जाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर लगते हैं। ऑटो मैकेनिक मेहरान के लिए भी ये गर्मियाँ बहुत सख्त गुजर रही है। गर्मी तो है, लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है गर्मी तो है ही बढ़ी हुई, कर क्या सकते हैं, फिर मजदूर आदमी को तो फिर भी काम ही करना है ना, बैठ तो नहीं सकते। सर रास्ता तो खैर कुछ नहीं निकलता, यही होता है कि जो काम हमारा 2 घंटे का है वो उसको हम 2.5 घंटे में कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर कर लेते हैं। इस पर एक बुरी खबर ये है कि कम से कम 2 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की लहर यूं ही जारी रहेगी। देखिए आज भी हमारे पास टेम्परेचर लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस हैं और तेज़ हवाएं हमारे पास चल रही हैं और ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली एनसीआर में। और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है, तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को तकरीबन आने वाले 1 हफ्ते तक गर्मी से किसी प्रकार से कोई निजात नहीं मिलने वाली। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यही मानना है कि लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए और सीधे धूप में काम करने से बिल्कुल परहेज़ रखना चाहिए। लेकिन इसमें सवाल उन लोगों का सबसे बड़ा है जिनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और बिना सुरक्षा के संसाधनों के उन्हें एक रोज़ी रोटी कमाने के लिए धूप में, गर्मी में काम करना पड़ रहा है। सहयोगी दिव्या वाधवा और कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ हीट वेव की चेतावनी है, मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि अगले 7 दिन तक गर्मी में ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिलेगी, यानी गर्मी बरकरार रहेगी। हालांकि कुछ राहत ये है कि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन फिलहाल आसार तो नहीं दिख रहे। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। पिछले 48 घंटे में जो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में जो इलाके हैं वहां पर लोगों को काफ़ी गर्मी झेलनी पड़ी है, लेकिन फिलहाल बुरी खबर यह है कि अगले 48 घंटे भी इन इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के कम से कम 6 राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके शामिल हैं, वहाँ पर अगले 48 घंटे भी बहुत तेज़ गर्म हवाएं चल सकती हैं और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। और इसकी जो मुख्य वजह मौसम विभाग ने बताई है वो पाकिस्तान की तरफ से जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं भारत की तरफ, वो काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं, यानी काफ़ी सूख चुकी हैं और इस वजह से जब वो भारतीय इलाके में पहुँचेंगी अगले 48 घंटे में तो वो और ज़्यादा गर्म होंगी और इस वजह से इन 6 राज्यों और चंडीगढ़ में भी काफ़ी तेज़ गर्मी रह सकती है। इसकी दूसरी वजह यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो देश के एक बड़े हिस्से में पहुंच चुका है, लेकिन 4 राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान शामिल है वहां तक मानसून अभी नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि 19 जून के बाद से जो मानसून का प्रोग्रेस है वो फिलहाल रुका हुआ है और इस वजह से भी जहां एक तरफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं वो बेसब्री से मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आम लोगों को भी उम्मीद थी कि अगर समय पर मानसून इन इलाकों में पहुंचता तो इससे गर्मी से भी उन्हें राहत मिल सकती थी, वो भी राहत आम लोगों को नहीं मिल पाई है क्योंकि मानसून के पहुंचने में इन 4 राज्यों में देरी हुई है। संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो गर्मी से बचने के लिए अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो सोच समझकर वहाँ जाएं क्योंकि लोगों का पारा वहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। तो एक वीडियो फुटेज आई है सामने जिसमें दिख रहा है कि शिमला में कुछ पर्यटकों पर पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी है और पुलिस वालों का कहना है कि जो ये पर्यटक आए थे वो बदसलूकी कर रहे थे। तो देश की बात में आगे वैक्सीन देने में गड़बड़ी की खबरें, बिना टीका मिलने के संदेश। कोरोना
वैक्सीन लगाने में तमाम तरह की गड़बड़ियां की बात जो है वो अब सामने आ रही है। कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन उनके पास वैक्सीन लग जाने के मैसेज और सर्टिफिकेट भी आ गए। वैक्सीन लगाने में गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भारती हैं। निगम के टीकाकरण केंद्र पर 24 जून को ये अपने बेटे और पत्नी के साथ टीका लगाने गए। पत्नी को टीका लग गया, लेकिन देवेंद्र और उनके बेटे को टीके की कमी के वजह से बिना टीका लगाए वापस लौटना पड़ा। पर 28 जून को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका टीकाकरण हो चुका है। जब उन्होंने आरोग्य सेतु पर इसे चेक किया तो उनका और उनके बेटे का टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी आ चुका था, जबकि टीका उन्हें अभी तक नहीं लगा है। उनका आरोप है कि सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं। देवेंद्र ने निगम के कमिश्नर से मिलकर भी अपनी आप बीती बताई है। ये साहब टिकट निकल कर आया। अच्छा। और इसी में साथ मेरे बेटे का भी आया ये। अच्छा, जबकि दोनों लोगों को टीका नहीं लगा। दोनों लोगों को टीका नहीं लगा। अच्छा, तो और शिकायत आपने की कहीं? अब शिकायत तो मैं करूं, लेकिन जब सीएमओ साहब फोन ही नहीं उठाते, 3 महीने से मेरा फोन नहीं उठाया। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता ने मुझे चुन के भेजा है, जनता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शिकायत लेकर आप डीएम के पास जाएंगे? डीएम के पास जाऊंगा मैं। अब मैं कहाँ लगवाऊँ टीका? बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भारती नहीं बल्कि मेरठ के दीपक के साथ में भी यही हुआ है। दीपक ने अपनी बुजुर्ग मां के लिए मेरठ में टीके का स्लॉट बुक कराया, लेकिन बुखार आने की वजह से वो गई नहीं। पर दूसरे दिन दीपक के मोबाइल पर उनके टीका लगाने का मैसेज आ गया। अब वो शिकायत करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मैसेज और आता है, उस मैसेज में ये आता है कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट भी आपके माताजी के नाम से मिल गया? हाँ, लगाने वाली प्रीति है, कोई नर्स होंगी वहाँ पे, वो उन्होंने लगाया है, लेकिन मेरी मदर वहाँ गई नहीं। मैं इस बात में को कई बार बोला भी था कि मैंने वहाँ जाकर बात करूँ, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि बात ही नहीं हो पाई इस बारे में। टीका लगा ही नहीं। हाँ। तो ये सर्टिफिकेट इशू क्यों हुए? एक तरफ सैकड़ों लोग टीका लगाने के लिए धक्के खा रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद टीके की कमी से नंबर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ बिना टीका लगे ही लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र मिल रहा है। अंदर खाते स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आधार नंबर नोट करवाने के चलते ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी धांधली बड़े पैमाने पर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जांच करवाने की बात कह रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र कोई जारी हुआ है और कोई गलती हुई है तो इस पर बहुत सख्त सजा दी जाएगी। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई, आपके संज्ञान आई है तो मैं इस पर जांच करवाऊंगा। फिलहाल वैक्सीन की कमी के बावजूद ज्यादा वैक्सीन लगाने के दबाव में ये गलतियां हो रही हैं या बड़े पैमाने पर ऐसी धांधली हुई है, ये पुख्ता तरीके से तभी पता लग सकता है जब इसकी जांच हो। कोरोना टीकाकरण के ऐसे तमाम केंद्रों पर आपको नेता की फोटो दिखाई देगी और गड़बड़ी होने पर अधिकारी के नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जब कोई शिकायत लेकर आप कोरोना टीकाकरण की जाएंगे, नेता के पास जाएंगे तो वो अधिकारी के पास भेजेगा, और जब आप अधिकारी के पास में जाएंगे तो वो इन गड़बड़ियों का ठीकरा वेबसाइट पर फोड़ता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि कोरोना टीकाकरण के संबंध में जो भी उसके पास शिकायतें आएँ उसको गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गाजियाबाद से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे कि मध्य प्रदेश के खरगोन का एक मामला क्यों सरकार के लिए बन रहा है परेशानी का सबब। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव जनपद पंचायत सीईओ की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 2 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। भीकन गांव जनपद पंचायत के सीईओ राजेश बाहेती ने 4 दिन पहले अपने ही सरकारी निवास पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने भीकन गांव जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि और बीजेपी के नेता धनालाल खेतवासे और जनपद उपाध्यक्ष दुलीचंद वाके को गिरफ्तार किया है। भीकन गांव जनपद पंचायत में 10 महीने में 4 सीईओ बदल गए।
राजेश बाहेती ने 3 महीने पहले चार्ज संभाला था। 3 जून को जनपद की बैठक में काफी विवाद हुआ। 10 जून को भी हंगामा हुआ। 23 जून की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया। 30 जून को अपने सरकारी आवास पर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में सुसाइड नोट के आधार पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि धन्नालाल खतवासे और उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर बाहेती पर नियम विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। जांच में जो तथ्य आए थे, जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था और जो इनके सहकर्मी और परिजनों के बयान नोट किए गए, तो उसमें जो तथ्य आए उनके आधार पर 2 आरोपियों के विरुद्ध इसमें धारा 306 का 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें इनको ये बताया गया कि इनकी प्रताड़ना के चलते इन्होंने आत्महत्या करने का जो है वो कदम उठाया था। दुलीचंद बाके जो हैं वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं और दूसरे जो धन्नालाल खतवासे हैं वो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि। परिजन कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसके लिए उनको प्रेरित किया गया होगा। कोई ना कोई प्रेशर है जिसके लिए वो बार बार बोलते थे कि यार अब मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, छोड़ूंगा। पिछले 4 दिन पहले 8 दिन पहले भी जब वो मऊ आए थे, इंदौर भी आए जब, तो हम लोगों ने उनको आने के लिए मना भी करा था, पर उन्होंने बोला कि मेरे कुछ काम बाकी हैं, वहाँ पे कुछ गरीबों की फाइलें बाकी हैं, तो बोले मैं वो निपटा के वापस आऊँगा और उसके बाद वो जॉब भी छोड़ने वाले थे। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर उठाया तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। किसी का भी इस तरह से आत्महत्या करना हमारे लिए दुखद होता है। इस तरह की घटना जो है इसको प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि घटना के पीछे का कारण क्या था, क्या उनका कोई व्यावसायिक लेन देन था, क्या उनका कोई व्यापारिक बातचीत थी, या फिर क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको बताया जा रहा है इसमें कितना प्रमुख स्थान भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं, ये सारे विषय भी विवेचना के हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही बात जानती है कि हम लोग मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, किसी का भी मरना हम लोग दुखद मानते हैं। ने चिट्ठी में लिखा है कि भाजपा के नेता उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। यह देवास में एक दलित परिवार को जो मार के गाड़ दिया गया है वो। तो ये सारी सुगबुगाहट उसी तरह की है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कमांड अपने नेता और संगठन के ऊपर से बिल्कुल उठ गई है और वो बेखौफ अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस थाने सब पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनैतिक कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने वैसे अभी तक सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। पहले नेमावर मर्डर केस और अब भीकन गांव जिला पंचायत सीईओ की आत्महत्या के मामले में बीजेपी नेताओं के नाम आने से पार्टी बैकफुट पर है। वहीं परिवार चाहता है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और उन्होंने कहा है कि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो वो 3 जुलाई को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब की सियासत। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच चुनावों से पहले मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की तैयारी है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की जगह नया अध्यक्ष लाने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का नाम है। सिद्धू ने कल ही दिल्ली आकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोई हिंदू होना चाहिए और इसलिए उन्होंने आलाकमान के सामने विजय सिंगला का नाम आगे किया है। और सियासत अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद खाली है। विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस के कोटे में है, लेकिन नाना पटोले के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नया नाम तय नहीं कर पाया है। नतीजा बीजेपी को सरकार पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है। इस बीच राज्यपाल के पत्र ने आग में एक तरह से घी का काम किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी विधानसभा के अध्यक्ष का पद खाली है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पत्र ने आग में घी का काम किया है। राज्यपाल ने विरोधी दल नेता के हवाले से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधानसभा अध्यक्ष का पद जल्द भरने की कार्यवाही शुरू करने के साथ विधानमंडल का अधिवेशन ज्यादा दिन चलाने और राज्य में लटके पड़े ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव न कराने की बात लिखी है। इस पर महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी ने राजभवन को राजनीतिक अड्डा कह दिया। राज्यपाल महोदय के पास 12 विधायकों का मामला लंबित है। 12 विधायक बनेंगे तो जनता के काम में जुटेंगे। हमें गाइड करने के बजाय स्वयं अगर निर्णय ले लें 12 विधायकों को लेके, तो हमें लगता है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती।
बीजेपी को लगता है कि तीनों पार्टियों में सामंजस्य की कमी और विधायकों की नाराजगी का फायदा उसे मिलेगा, इसीलिए वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग पर अड़ी है। खुद में असमंजस का वातावरण है, तब दूसरे पे दोष क्यों लगाना? तीनों दलों में अपने में आप में असमंजस का वातावरण है। कोई सिल्वर ओक की तरफ भागता है, कोई वर्षा में भाग रहा है, कोई मातोश्री की तरफ भाग रहा है, और कांग्रेस को तो लात पड़ रही है। ऐसे स्थिति में अपने आप को वो संभाले। हमको तो राज्य की जनता की चिंता है। राज्य की जनता के हित के निर्णय इनके आपसी झगड़ों के कारण नहीं हो रहे, ये दुर्भाग्य है। इधर शिवसेना बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस का कहना है जल्द ही नाम तय कर दिया जाएगा। तो ऐसा कि वो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट होगी 5 तारीख को, 6 तारीख को खत्म हो जाएगी। नहीं, चुनाव होगा क्या? और मुझे मालूम नहीं ना, अगर एक ही नॉमिनेशन हमारा ही आ गया तो चुनाव नहीं होगा। अच्छा, यानी कि इस सेशन में विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, ये सेशन में हो जाएगा। 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में आघाड़ी सरकार के पास शिवसेना 56, एनसीपी 53, कांग्रेस 43, निर्दलीय और दूसरे छोटे छोटे समर्थक दलों को मिलाकर कुल 171 सीट हैं, जबकि बीजेपी के पास खुद के 106 और समर्थक दलों को मिलाकर आंकड़ा 113 तक ही पहुंचता है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों के एक साथ आने के बाद संख्या बल में बीजेपी कहीं टिकती नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में ऊंट कब किस करोड़ बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया की। और देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बेंगलोर। यहाँ पर ड्रोन का खास प्रशिक्षण हो रहा है दवाइयाँ भिजवाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम फिल्मी स्टाइल में कैमरे में कैद वो हुए हैं। बुधवार की शाम करीब 8:30 बजे मानेसर इलाके में शराब के ठेके पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शराब व्यापारी के घर पर भी 4 दिन पहले फायरिंग और हमला हुआ था, जिसमें पुलिस ने पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु से लगे चिकबलपुर में इन दिनों ड्रोन्स का खास परीक्षण चल रहा है। अगर सफल रहा तो दूर दराज के इलाकों के साथ साथ दुर्घटना की जगहों और हाईवे पर इमरजेंसी दवाई वक्त पर पहुंचाई जा सकेगी। हालांकि फिलहाल इसका ज़्यादा इस्तेमाल वैक्सीन की आवाजाही में किया जा सकता है। ये नई उम्मीदों की उड़ान है। जो बॉक्स इसमें रखा गया है उसमें कुछ भी हो सकता है। दवा, खून, वैक्सीन, मेडिकल उपकरण यानी इंसान की जान बचाने से जुड़े उपकरण या ऐसे ही दूसरे सामान। इसका नाम है मेटकॉप्टर यानी दवा और इमरजेंसी उपकरण ढोने वाला ड्रोन। इनएसेसिबल एरिया में हम मेडिसिन डिलीवरी करना है, नहीं तो एक फर्स्ट एड किसी को देना है ना एक्सीडेंट साइट, और ना हाईवे में भी किसी लोकेशन पे आपको फर्स्ट एड किसी को करना है, इसका ज़रूरत और ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। देश में ड्रोन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह दवा और जीवन रक्षक सामान पहुंचाने की ये कोशिश पहली बार हो रही है। 100 घंटे का परीक्षण यहाँ किया जाना है, जिसमें 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। एक बार चार्ज होने पर तकरीबन 1 घंटे तक ये ड्रोन उड़ सकते हैं। डिलीवरी होने तक हर बारीक पहलू पर कंट्रोल रूम से बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट नाम के इस ड्रोन ट्रायल पर नजर रखी जाती है। हम ट्रायल 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में कर रहे हैं। इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है 60 से 100 किलोमीटर तक, लेकिन रेंज के साथ साथ ड्रोन का साइज भी बढ़ेगा। 2 से 5 केजी पेलोड ये उठा सकता है। कोल्ड स्टोरेज डिलीवरी भी किया जा सकता है ड्राई आइस के साथ। तेज हवा और बारिश में
ड्रोन के लिए चुनौती बढ़ जाती है। कुछ बड़े अस्पताल इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद सिविल एविएशन और डीजीसीए की इजाजत मिलने पर इसका इस्तेमाल शुरू होगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और कोविड की महामारी के दौर में लगे लॉकडाउन और बंदिशों ने बच्चों का बहुत नुकसान किया है। स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। इसका सबसे बुरा असर ऐसे बच्चों के ऊपर पड़ा जिनके परिवार के पास मोबाइल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो जमशेदपुर की तुलसी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आम बेचना शुरू कर दिया। और आम बेचते बेचते किस्मत भी मेहरबान हो गई, मदद मिली, लेकिन ये कोई आम मदद नहीं थी। देखिए खास रिपोर्ट। जमशेदपुर के स्ट्रेटे माइल्स रोड के एक बंगले के आउट हाउस में रहने वाली 11 साल की तुलसी 5वीं क्लास की छात्रा है। लेकिन पिछले साल से जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों का दौर शुरू हुआ, तभी से सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल फोन जरूरी है, जो ना तुलसी के पास था और ना ही उसका परिवार उसे खरीदने की हालत में था। तुलसी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ठान ली कि मोबाइल खरीदने के लिए मेहनत करेगी और इलाके के बंगलों के पेड़ों से आम चुनकर सड़क के किनारे बेचने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी कहानी मुंबई के एक कारोबारी तक पहुंची और उन्होंने तुलसी से 1 दर्जन आम 1,20,000 रुपए में खरीद लिए। पढ़ने का भी दिक्कत था और घर में राशन नहीं था, हम लोग भूखे रह जाते थे, कभी आम बिक्री नहीं होता था, तो उसके आम बिक्री करते थे, तो हम लोग चावल उबल ला के खाते थे। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के। फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था, वो पढ़ने के लिए बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया वो कि नहीं हम जा रहे आम बेचने बोल के। अमिया हेते ने एक आम की 10,000 रुपए कीमत चुकाकर तुलसी की जिंदगी बदल दी है। अब उसके पास साल भर के रिचार्ज के साथ 13,000 रुपए का एक स्मार्टफोन है, जिसके जरिए वो अपनी क्लासेस में शिरकत कर सकती है। साथ ही 80,000 रुपए की रकम का फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया गया है, ताकि तुलसी की आगे की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। तुलसी की पढ़ने की ललक से आखिरकार उसके सपने सच हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।